विद्यार्थियों का इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में प्रोफेसर AC मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे पास कई विद्यार्थियों का यह सुझाव आया कि सर हमें वेबलेन इफ़ेक्ट या वेबलेन गुड्स के ऊपर एक टिप्पणी दीजिएगा जिससे हम एग्ज़ामिनेशन में उसके विषय में अच्छे से अपने को प्रस्तुत कर सकें। इसी श्रृंखला में हम यहाँ पर अपना यह लेक्चर दे रहे हैं। विद्यार्थियों, आपने जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। अगर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जैसे कि इस वेबलेन के लिए दिया गया था। अब हम अपना अध्ययन शुरू करते हैं। वेबलेन प्रभाव या वेबलेन गुड्स के बारे में एक बहुत साधारण सी अवधारणा जो विद्यार्थियों को अक्सर अपने में कंफ्यूज रखती है, उसके अंतर्गत हम यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वेबलेन गुड्स या वेबलेन वस्तु या वेबलेन प्रभाव वह मांग के नियम का किस प्रकार से उल्लंघन करता है। यहाँ उस विषय की हम चर्चा करेंगे। और यहाँ मैंने जैसा कि आपको नोट्स में दिया है, आप नोट्स को देखेंगे तो समझ सकते हैं कि एक विद्यार्थी को सामान्यतः मांग के नियम जो कि दिशात्मक है उसके विषय में उसे पता है। वेबलेन इफ़ेक्ट या वेबलेन वस्तु के विषय में मांग के नियम का जो है ये एक अपवाद हो जाता है कि कभी कभी वस्तु या सेवा में कीमत वृद्धि वस्तु और सेवा की मांग में वृद्धि कर देती है। यानी कि अगर वस्तु या सेवा की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु या सेवा की मांग में भी वृद्धि होती है। इसके विपरीत यदि वस्तु या सेवा की कीमत कम होती है तो वेबलेन वस्तु की मांग भी कम होती है। यह प्रवृत्ति क्यों होती है उसे हम आगे चर्चा में लाते हैं। हम ये कि उपभोक्ता का प्रभाव, ये जो इस तरह की वस्तु है यानी कि वेबलेन वस्तु या वेबलेन प्रभाव किन में होता है, विलासिता की वस्तु या सेवाओं के अंदर ये पाया जाता है, जहाँ कि हमें अपने वैभव को, अपनी आर्थिक स्थिति को समाज के सामने प्रदर्शित करने के लिए हम गहने, महंगे कपड़े, होटल इत्यादि पर व्यय करते हैं। यह सब वेबलेन प्रभाव या वेबलेन वस्तु के अंतर्गत आते हैं। पुनः वेबलेन विचारधारा के अंतर्गत इस प्रकार उपभोक्ता के व्यवहार को मानव इच्छा से संबंधित किया। मतलब वेबलेन ने अपनी जो थ्योरेटिकल, एक्चुअली क्या है विद्यार्थियों, वेबलेन थ्योरी एक प्योर इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, ये इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी का एक इम्पैक्ट है और इसका डिस्क्रिप्शन सोशोलॉजी में भी दिया जाता है और हम इसको इकोनॉमिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वेबलेन जो व्यवहार है या वेबलेन द्वारा इस व्यवहार जो मानव इच्छा से संबंधित है, यानी अगर मानव अपने को अधिक प्रतिष्ठित दिखाने का प्रयास करे तो उस विषय पर वेबलेन की टिप्पणी है। विद्यार्थियों, वेबलेन की विचारधारा के ऊपर मैं पार्ट 2 में आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा। यहाँ अभी आपको एक विश्लेषणात्मक रूप से, साधारण रूप से यह बताने के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ। वेबलेन द्वारा जो व्यवहार है वो दो बार तरह से हो सकता है। क्या? आर्थिक अनुकरण, यानी कि उपभोक्ता की समाज के उच्च वर्ग के रूप में माना जाने की इच्छा। यानी अगर हम वेबलेन थ्योरी का अगर निष्कर्ष निकालें तो दो प्रकार से वेबलेन वस्तु सामने आती है। एक उसका जो इच्छा है क्या है, आर्थिक अनुकरण या पिक्यूनियरी इमल्शन है, जिसमें उपभोक्ता समाज के उच्च वर्ग के रूप में अपने को बताने का प्रयास करता है। दूसरी बात, द्वेषपूर्ण तुलना। ये वेबलेन द्वारा ही दिए गए कुछ शब्द हैं जिनको हमने उसकी विचारधारा से लेकर यहाँ आपको साधारण रूप में देने का प्रयास किया है।
यानी कि द्वेषपूर्ण तुलना, आर्थिक अनुकरण द्वेषपूर्ण तुलना इंडिकेट्स कंपैरिजन, उपभोक्ता की समाज में निम्न वर्ग का सदस्य न माने जाने की इच्छा। यानी एक ही चीज़ के दो पहलू हो गए कि समाज के उच्च वर्ग के रूप में माना जाए और समाज के निम्न वर्ग का सदस्य न माना जाए। अगर इस प्रकार की वस्तु के उपभोग के बारे में अगर हम अध्ययन करें या इस प्रवृत्ति के आधार पर अध्ययन करें तो हम वेबलन इफेक्ट या वेबलन वस्तु के बारे में हम चर्चा करते हैं। वेबलन ने अपनी पुस्तक में एक शब्द और इस्तेमाल किया, उत्कृष्ट उपभोग, कॉन्स्पिरेसी कंजम्पशन, वस्तु का क्रय अन्य को यानी समाज अपनी भौतिक स्थिति का प्रदर्शन करने के लिए करता है। वेबलन ने कहा कि समाज में जो एक व्यक्ति विशेष है या उसका उपभोग या वस्तु का उपभोग अन्य के आगे अपनी मौद्रिक स्थिति को प्रदर्शित करना कि मैं बहुत धनवान हूँ या समाज का वह वरिष्ठ सदस्य हूँ जिसको उत्पादन क्रिया में भाग नहीं लेना है। यह जो अगर हम वेबलन की थ्योरी पे जाएंगे तो वहाँ हमको ये मिलेगा कि वेबलन ने जो वर्ग बताया समाज का कि भाई एक ऐसा वर्ग है जो उत्पादन में भाग नहीं ले रहा, यानी वो केवल उपभोग और उच्च स्तर का, उसको कोई काम या कोई जो कार्य है उत्पादन प्रक्रिया में उसका प्रत्यक्ष कोई योगदान नहीं होता है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत साधारण रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो अब क्या कहें हम, अगर वेबलन गुड्स या वेबलन वस्तु के बारे में अगर हम उसके गुण कहें तो वो सीधी सी बात आ जाती है कि वस्तु या सेवा जो भी है हम उसकी मांग और कीमत प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। यानी जितना ज़्यादा कीमत होगी उतनी ज़्यादा मांग होगी, या कीमत कम होगी तो मांग भी कम हो जाएगी क्योंकि वो प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। दूसरा, या इसको दूसरी तरह से कह दें कि मांग वृद्धि से मूल्य वृद्धि दोनों आपस में संबंधित है कि मूल्य वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होगी। अब एक और चीज़ है कि कई बार ये आ जाता है कि गिवन गुड्स भी तो एक अपवाद है इसी तरह के का, पर गिवन गुड्स और यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है कि वस्तु क्या है, सामान्य है, निम्न कोटि की वस्तु नहीं है। क्योंकि सामान्य वस्तु के अंदर उच्च गुणवत्ता पाई जाती है, यानी कि उसके अंदर इंफीरियर गुड वाली प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः वस्तु किस प्रकार की संदर्भित हो जाएगी कि जब कीमत बढ़े और वस्तु की मांग बढ़े तो वो वस्तु विलासिता की कहलाएगी या ऐश्वर्य की कहलाएगी, जो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने का प्रयास करते हैं। पुनः आइए यहाँ देखिए कि वस्तु से होने वाली उपयोगिता, जो मतलब वस्तु जो वेबलन गुड्स है या वेबलन वस्तु है, वह वस्तु से कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते देखें तो उपयोगिता असमान प्रवृत्ति की निकल के आती है। ये वेबलन ने अपने थ्योरेटिकल एग्जाम्पल्स में दिया, उसको हमने अपने यहाँ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि एक समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति 50,000 की घड़ी पहनता है और एक साधारण व्यक्ति समाज का 500 रुपये की घड़ी पहने, और दोनों से घड़ी का समय या वो समय तो समान ही बताएगी, किंतु यहाँ क्या चीज़ हो गई, प्रवृत्ति विपरीत हो गई। उपयोगिता क्या है, और समान प्रवृत्ति युक्त हो गई, यानी कि समय तो वही बता रही है पर ये 50,000 इसलिए उसको उपयोगिता ज़्यादा, ये 500 रुपये वाला एक सामान्य उपभोक्ता हो गया। तो यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ देखें कि वस्तु दुर्लभता का गुण रखती है, यानी कि अगर वो दुर्लभ है तभी तो वो प्रतिष्ठा योग्य वस्तु मानी जाएगी। डायमंड है तो डायमंड एक समाज के सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं प्रयोग में लाया जाता, बल्कि एक विलासिता का संकेत माना जाता है। और दूसरी चीज़, उस वस्तु का ब्रांड होता है, ब्रांड वैल्यू से हम
उसको नापते हैं। यानी कि अगर इटोस की वॉच या इटोस की घड़ी लेना चाहें तो वो घड़ी आपको 1 और 2 लाख से शुरू होती है, और एक सामान्य घड़ी आपके पास किसी भी ब्रांड की ले लीजिए, वो हो सकता है आपको 200 रुपये की भी हो जाए। तो जो वस्तु वेबलन होगी उसका एक ब्रांड होगा या एक ब्रांड नेम होगा, और उसकी उपलब्धता सामान्य बाजार में उपलब्ध नहीं होगी। कुछ विशेष स्थान, जिसको कि हम ये कह सकते हैं कि एक बिंदु विक्रय पॉइंट वहीं मिलेगा, या हम ये कह लें कि भाई आपको बहुत कॉस्टली नाइके के शूज़ पहनने हैं और नाइके में भी हायर ब्रांड के शूज़ पहनने हैं, तो वो आपको हर शू स्टोर पर नहीं मिलेगा। वो नाइका का एक्सक्लूसिव शोरूम होगा, वहाँ पर मिलेगा, जहाँ की वो उसी कीमत स्तर की प्रोडक्ट आपको मिल रहे होंगे। अब यहाँ पर हम वेबलन की कॉन्सेप्ट को और सरल समझने के लिए क्या बोल सकते हैं कि वेबलन प्रभाव क्यों होता है। क्या कि गुणवत्ता की धारणा के कारण और स्थितीय वस्तु के कारण। तो गुणवत्ता की धारणा तो ये हो गई कि जितना कॉस्टली होता जाएगा उतना ही, मतलब जितनी वो सीमितता आती जाएगी उतना ही क्या हो जाएगा, उसका गुणवत्ता उसमें बढ़ जाएगी। और रह गई बात स्थिति की, तो अब यहाँ एक चीज़ है कि वेबलन ने जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया उसको हम यहाँ नेगेटिव पोजीशन इफेक्ट से बोल सकते कि वेबलन वस्तु ऋणात्मक स्थितीय प्रभाव होता है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। कैसे कि वस्तु की मांग वस्तु के वितरण के विपरीत होती है। जब वस्तु का जितना कम वितरण होगा उसकी अधिक मांग होगी। कि एक बहुत हीरा कीमती है, बहुत ज़्यादा कैरेट का है, तो वो हो सकता है कि पूरे देश में एक ही स्टोर पर, या उसका वितरण सब जगह नहीं हो सकता उस तरीके का, तो वितरण जो है वो हमेशा ऋणात्मक स्थिति का होता है। तो अगर वेबलन थ्योरी को समझना चाहे तो वहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट होती है। इसको और सरल हम कह दें क्या, कि जो सामान्य वस्तु होती है अगर उसमें उच्च गुणवत्ता कम है, निम्न की कीमत स्तर के अपोजिशन में चलेगा, और निम्न गुणवत्ता है तो ये जो इसका यहाँ चलेगा। और अगर हम वेबलन में लें तो निम्न गुणवत्ता क्या, अगर वेबलन वस्तु कीमत गिरती है तो उसकी मांगी गई मात्रा कम होती है, यानी कि उसको संकेतात्मक रूप से उसमें गुणवत्ता कम हो गई। अगर कीमत बढ़ी तो गुणवत्ता ज़्यादा हो गई। अगर हम इसको समअप करना चाहें, एक जगह कंक्लूड करना चाहें, तो वेबलन वस्तु की मांग अनिवार्यतः सृजित उपयोगिता का एक स्वरूप है जो कमी की धारणा पर आधारित है। यानी सृजित उपयोगिता है, ये आंतरिक उपयोगिता नहीं है। हमने उसके लिए एक अलग से उपयोगिता का सृजन कर लिया कि ये वस्तु कीमती है इसलिए इसकी उपयोगिता ज़्यादा हो गई। किसके लिए? समाज के उस वर्ग के लिए जो अपने आप को समाज में आर्थिक रूप से सुदृढ़ बताना चाहता है, जो समाज के निम्न वर्ग से अपने को अलग रखना चाहता है। यानी ये क्या हो गया, केवल मनुष्य के मानसिक यानी कि इच्छा पर निर्भर हुआ कि समाज में ऊपर के स्तर पर अपने को प्रदर्शित करे और समाज के निम्न वर्ग से अपने को अलग प्रदर्शित करे। तो ये अगर इस प्रकार की जो मनोप्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति जिन वस्तुओं के ऊपर लागू की जाए या लगाई जाए तो वो कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी? वेबलन गुड्स कहलाएंगी, या उनसे होने वाले इफेक्ट्स को हम वेबलन इफेक्ट्स कहते हैं। आपको समझाने के लिए और साधारण रूप में क्या बोला कि अगर नॉर्मल सामान्य वस्तु है, एक वेबलन वस्तु, सामान्य वस्तु की कीमत क्या है? अगर हम देखें कीमत बढ़ी तो मात्रा घटी, ये कैरेक्टर मांग के नियम के अनुसार है। अगर वेबलन वस्तु को देखें तो जितनी कीमत बढ़ती जाएगी मांगी गई मात्रा भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब वेबलन के डायग्राम को हम और सामान्य रूप से दिखा सकते हैं, जो हम मांग के नियम के आधार को ही हमने और विस्तृत कर दिया। हमने इस
एक्सेस पे किसको लिया, मात्रा को, और इधर कीमत को लिया। अब यहाँ आप बारीकी से देखिए कि इस बिंदु को हमने एक सेंटर पॉइंट मान लिया। इस बिंदु से नीचे चले तो ये मांग वक्र बन गया, एक सामान्य मांग वक्र बन गया कि कीमत कम हुई, मांग बढ़ गई। अब अगर वेबलन वस्तु के बारे में देखें तो हमको वक्र या कर्व, डिमांड वक्र क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है कि अगर कीमत स्तर ज़्यादा है तो वस्तु की मात्रा ज़्यादा है, और अगर कीमत स्तर गिर गई तो वस्तु की मात्रा गिर गई। तो ये जो दोनों विपरीत प्रभाव है, यहाँ से यहाँ पर ये प्रभाव मांग के नियम का हो गया, और ये आपका वेबलन प्रभाव या वेबलन वस्तु की मांग वक्र हो गया। तो ये बहुत साधारण रूप से हमने समझाने का प्रयास किया। इसको अगर हम निष्कर्ष रूप में जाएं कि भाई अगर आपसे कहा जाए, या कभी कभी क्या होता है कि पेपर सेटर एग्जामिनेशन में कुछ मल्टीपल चॉइस में आपको कंफ्यूज करने के लिए स्नॉपगुड या बैंडवैगन इफेक्ट के डायग्राम के साथ आपको वेबलन इफेक्ट का डायग्राम दे के कंफ्यूज कर देता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हमने यहाँ इसको दिखाने का प्रयास किया है कि अगर हम एक साधारण वस्तु के विषय में मांग वक्र लें तो ये एक नॉर्मल कंडीशन का हो गया, और ये कौन सा हो गया, वेबलन का होगा, क्योंकि वेबलन के में क्या है, जैसे कीमत स्तर में बढ़ोतरी तो मात्रा में भी बढ़ोतरी, और अगर सामान्य मांग के नियम में देखें तो अपोजिट है। अगर अब हम एक इसको समझने के लिए यहाँ आपने इसको साधारण रूप से बता दिया कि वेबलन डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा, और यहाँ हम इसी चीज़ को ये ले लें कि मान लीजिए इस बिंदु को ले लें, यहाँ इंटरेक्शन किया दोनों का एक दूसरे का, तो इस पॉइंट पर एक हमने कंपैरिजन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब क्या देखा कि अगर प्राइसेस डाउन हो रही हैं, राइट, नीचे को कीमत जा रही है, तो वेबलन वस्तु क्या है, यहाँ आ गई, और यहाँ से यहाँ जाना क्या होगा, वेबलन प्रभाव होगा। इसके अपोजिट ये स्थिति सामान्य है। अगर कीमत स्तर गिरा तो वस्तु की मांग बढ़ रही है, तो कीमत स्तर गिरने के साथ इसकी तो मांग घटी, कौन, वेबलन की, वेबलन वस्तु की मांग घटी, और सामान्य वस्तु की मांग क्या हुई, वृद्धि करी। तो यहाँ आप एक साधारण रूप से समझ सकते हैं कि वेबलन इफेक्ट आप कहाँ दिखाएंगे, या एग्जामिनेशन में अगर डायग्रामेटिकली कहीं पूछ लिया जाए आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आप यहाँ इसको साधारण रूप से बता सकते हैं। तो यहाँ पर यहीं पर हम इसको कंक्लूड करते हैं। अगली पार्ट में हम वेबलन सिद्धांत का वेबलन की पुस्तक से अध्ययन करके उसको आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।